हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में इतना अनुच्छेद महत्वपूर्ण बनता है, इस अनुच्छेद को पहले एक चरण में देख लीजिए, फिर इसके पावर ऑफ राइट क्षेत्राधिकार दूसरा चरण में, तीसरा चरण में क्वेश्चन है किस हाई कोर्ट का गठन कब किया गया और किसका क्षेत्राधिकार किसका खंडपीठ अधिक है, ये पर भी क्वेश्चन आता है। तो स्थापना वर्ष, कुछ हाईकोर्ट के बारे में जानकारी रहना जरूरी होता है। ये उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगी। वह उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का भी उच्च न्यायालय हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाईकोर्ट 231 में प्रोविजन है। तो वहां कहा जाता है कि हाईकोर्ट यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश में भी नहीं है तो सन्निकट राज्य का उच्च न्यायालय के अधीन वह क्षेत्र होगा। लेकिन यहां पर राज्य की चर्चा आई है आर्टिकल 214, एक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। यदि उस राज्य में हाईकोर्ट नहीं है तो सन्निकट राज्य के अधीन उच्च न्यायालय को रखा जाता है। जैसे गोवा में हाईकोर्ट नहीं है, गोवा के नजदीक में मुंबई हाईकोर्ट है, तो मुंबई हाईकोर्ट के अधीन है। एक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा और वह हाईकोर्ट एक से अधिक राज्य का भी, स्टेट का भी हाईकोर्ट हो सकता है। अर्थात यह क्लियर है कि कोई भी राज्य बिना हाईकोर्ट का नहीं होगा। आर्टिकल 215, एक सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्डेड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को अभिलेखीय न्यायालय कहा गया। तो हाई कोर्ट यहां पर 215 अनुच्छेद के तहत अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय का आशय होता है इसके द्वारा जारी किया गया आदेश, निर्देश, निर्णय, डिक्री या किसी भी व्यक्ति और संस्था पर लागू होता है। हाईकोर्ट जो आदेश जारी किया अक्षरशः पालन करना होता है। इसके आदेश के विरुद्ध में कोई नहीं जा सकता है। यह अभिलेखीय न्यायालय है। यदि वो कोई रिकॉर्डेड जजमेंट देता है तो इस जजमेंट को अन्य हाईकोर्ट में भी भेजा जाता है। इसलिए हाईकोर्ट की जजमेंट एक गंभीर मामला माना जाता है। आर्टिकल 216 कहता है उच्च न्यायालय का गठन जो होता है, इस गठन में एक मुख्य न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश के संयोजन से बनता है। न्यायाधीश यानी उच्च न्यायालय गठन तब होगा जब एक चीफ जस्टिस हो और अदर जस्टिस हो गया, तो ये उच्च न्यायालय अपने स्वरूप में आ जाएगी। तो 216 के तहत उच्च न्यायालय का निर्माण होता है क्वेश्चन सीधे मुख्य न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश के सम्मिलन से, न्यायाधीशों के समूह से। उस समूह में कोई एक को चीफ बनाना होता है। चीफ जो होते हैं उन्हें प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए और वो सीनियर मेंबर भी होते हैं। इस प्रकार उच्च न्यायालय का गठन की जाती है। हर राज्य में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग है, लेकिन एक मुख्य न्यायाधीश होना लाजमी है, वो होगा ही। यहाँ ये क्लियर है उच्च न्यायालय का। यहाँ पर गठन का स्वरूप का निर्धारण है जो न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। 214 करता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। वह उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य का भी उच्च न्यायालय हो सकता है। 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति को करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति या कॉलेजियम के परामर्श पर करते हैं। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पढ़े थे कि कॉलेजियम की गठन 1993 में किया गया, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में किया गया। कॉलेजियम वर्तमान में 6 सदस्यीय होती है। अब ये 6 सदस्य इस कॉलेजियम के सदस्य होते हैं। इसमें कॉलेजियम की गठन में पूर्व न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि एक ऐसे 6 सदस्य में न्यायाधीश हों जो आगे जाकर कम से कम चीफ जस्टिस बन सके
ताकि कॉलेजियम की प्रासंगिकता बनी रहे। इस कॉलेजियम के परामर्श पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे हाईकोर्ट के जज को भी और सुप्रीम कोर्ट के भी जज को भी। यही कॉलेजियम की गठन की व्यवस्था की गई है। न्यायाधीश की योग्यता का जिक्र है, योग्यता में भारत का नागरिक हो, और उसके बाद दिया कि 10 वर्ष का कम से कम अधिवक्ता के रूप में वह जानकारी उनका हो, न्यायिक पद पर 10 वर्ष तक काम किए हो, या एक हाईकोर्ट से एक उच्च न्यायालय या 2 उच्च न्यायालय में या एक न्यायिक पद पर काम कर चुके, ताकि न्यायाधीश की यह बात होना चाहिए कि कैसे न्याय होती है, उसकी प्रक्रिया को समझने का जानकारी उनके पास होना चाहिए। योग्यता होगी। कार्यकाल जो होता है अब इनका 62 वर्ष की उम्र तक है। 15वां संविधान संशोधन 1963 में यह प्रोविजन किया गया कि 62 वर्ष की उम्र में जाकर ये सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि 15वां संविधान संशोधन 1963 में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कार्यकाल में वृद्धि की गई। पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष था, उसे बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को 62 वर्ष उम्र था, उसको 65 वर्ष किया गया। इस प्रकार वर्तमान में वही संविधान संशोधन चल भी रहा है। आर्टिकल 219 जहां पर शपथ लेने की बात कही गई है, कुछ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सभी मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश, सभी न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा शपथ लेते हैं, राज्यपाल इन्हें शपथ दिलाते हैं। तो होता क्या है कि राज्यपाल चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को शपथ दिला दिया और चीफ जस्टिस हाईकोर्ट शेष अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते, यही प्रक्रिया रही है। तो इनका शपथ माना जाता है राज्यपाल का, ये राज्यपाल इन्हें शपथ दिलाते हैं। इसमें कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है, नियुक्ति राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति, लेकिन शपथ देने की बात आएगी तो उस राज्य के राज्यपाल ही दिलाएंगे, क्योंकि जिस राज्य में उन्हें काम करना है उस राज्य में जाकर शपथ लेना पड़ता है। आर्टिकल 220 जब हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश बन जाता है तो सेवानिवृत्त होने के बाद अब आप पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप किसी भी हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आप वकालत नहीं कर सकते हैं, इन्हें प्रतिबंधित कर दी जाती है। अनुच्छेद 221 कहता है इनका वेतन तथा भत्ता का निर्धारण किया गया। इनका वेतन तथा भत्ता राज्य के संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं, तो राज्य के संचित निधि से प्रदान किए जाएंगे प्रत्येक न्यायाधीश का वेतन तथा भत्ता। लेकिन पेंशन देने की बात जब आएगी तो केंद्र के संचित निधि से दिया जाएगा, तो अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। आर्टिकल 222 कहता है स्थानांतरण, अर्थात एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को किसी दूसरे हाईकोर्ट में, आपका दूसरे हाईकोर्ट में दूसरा को भी तीसरा को भी हाईकोर्ट में आपको ट्रांसफर किया जाएगा। हम बहुत लंबे समय तक आपको किसी भी हाईकोर्ट का जस्टिस के रूप में एक स्थान पर रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह एक वैधानिक व्यवस्था है कि यदि किसी एक स्थान पर लंबा समय तक कोई अधिकारी काम करता है, न्यायाधीश काम करेगा, तो वहां की बहुत सारी खामियां को वो समझने लगते हैं, जिससे कहीं न्याय में भ्रष्टाचार फैलने की संभावना ना हो, इसलिए न्यायाधीशों का ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसफर करने का अधिकार राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। आर्टिकल 223 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब हो गया कि यदि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट किसी कारणवश अनुपस्थित होते हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या अपने गृह कार्य से या किसी सांस्कृतिक कार्य से या भ्रमण क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो इनका व्यक्तिगत बात होती है, लेकिन वहां पर जितना दिन के लिए छुट्टी पर जाएंगे, ये छुट्टी राष्ट्रपति तय करते हैं, छुट्टी पर जाएंगे तो छुट्टी पर जितना दिन जाएंगे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अतिरिक्त न्यायाधीश में से ही किसी एक को राष्ट्रपति नियुक्ति कर देते हैं, और जितना दिन ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे उनका वेतन भत्ता चीफ जस्टिस का मिलेगा, अतिरिक्त न्यायाधीश का उतना दिन का वेतन नहीं दी जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति एक वेतन सिद्धांत की चर्चा की गई है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर नियुक्ति होंगे। 224 कहता है अपर न्यायाधीश, जब उच्च न्यायालय में मामले अधिक आ जाते हैं या किसी न्यायिक बेंचों में संख्या कम हो जाती है, अचानक मामले उच्च न्यायालय में अधिक आ गया, तो मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए शीघ्र निपटारा हेतु अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अपर न्यायाधीश की योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होना चाहिए। ये किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश जो हाईकोर्ट के जज को योग्यता को धारण करते हैं,
इन्हें बुलाया जाता है और इस कार्य का संपादन करते हैं। ऐसे स्थिति में अपर न्यायाधीश का कार्यकाल 2 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। 62 वर्ष की उम्र तक, यानी दोनों में से जो पहले प्राप्त हो जाए। यदि किसी को 52-54 वर्ष में किया गया, 2 वर्ष पूरा रह जाएंगे, या किसी को 61 वर्ष में करेंगे तो नजदीक में 62 वर्ष है। तो दोनों में से कोई भी एक व्यवस्था के तहत उन्हें पद से हटना होता है। लेकिन अपर न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को का वेतन जो मिलता है उतने वेतन इन्हें भी दिया जाएगा। 224 क कहता है कि यदि सेवानिवृत्त न्यायाधीश जब कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनकी न्याय की आवश्यकता वह उच्च न्यायालय महसूस करती है, तो उच्च न्यायालय ऐसे सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट से संवाद करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पुनः बुलाया जाए। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी हाईकोर्ट बुलाया जा सकता है। इस बीच उनका वेतन तथा भत्ता कितना होगा यह तय करने का अधिकार राष्ट्रपति के अधीन रखा गया है। किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना यह संसद का अधिकार क्षेत्र का मामला है, तो संसद बढ़ा सकती है। आर्टिकल 226 कहता है अनुच्छेद एक्ट 32 के तहत ये 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार हाईकोर्ट को बनता है। लेकिन कुछ रीट ऐसा भी है जो सुप्रीम कोर्ट से व्यवहारतः यह हाईकोर्ट इस रीट को इस्तेमाल कुछ रीट के मामले में करते हैं। ये 5 रीट को आप ऐसे पढ़ लिया जाए। 226 का मैं यहाँ पर एक संक्षिप्त सारांश देता हूं कि क्वेश्चन में कभी कभी उदाहरण दे देता है और उदाहरण से कहता है अब आप बताइए कि इस पर कौन सा रीट दायर होता है। हाईकोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत रीट दायर करने का अधिकार होता है। एक्ट 226 रीट, इसको हिंदी में याचिका कहते हैं। यह जो वर्णन है एक्ट 32 में 5 प्रकार की रीट दायर करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बनता है। ये 2 ही कोर्ट में यह रीट दायर होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। किसी भी लोअर कोर्ट अधीनस्थ कोर्ट में यह रीट कोर्ट को रीट दायर करने का अधिकार नहीं है। 5 प्रकार का रीट है। नंबर 1 हेवियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा रीट आता है परमादेश मैंडुमस। तीसरा आता है उत्प्रेषण सेरिटोरी। चौथा आता है प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन। 5वां आता है अधिकार परीक्षा। देखा जाए तो एक क्वेश्चंस इसमें से रीट से रिलेटेड कहीं न कहीं मुद्दा बनता है। एक बात मैं इसको शॉर्ट में आपको पहले समझा लूं, यह किसी भी सामान्य व्यक्ति पर लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति अधिकार का अतिक्रमण किया, छीनता है किसी के व्यक्ति का अधिकार, तो रीट दायर होगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। और ऐसे स्थिति में न्यायालय इस बात को देखता है कि यह किस मात्रा में, किस अवस्था में यह कानून का उल्लंघन किया है। यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार से अधिक अधिकार का प्रयोग करता है तो ऐसे स्थिति में यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट दायर होगा। यह किस पर लागू होता है तो सामान्य भाषा में याद रखें, व्यक्ति जब किसी के मौलिक अधिकार का हनन करता है, अपने अधिकार से अधिक अधिकार का यहाँ इस्तेमाल कर लिया, रीट दायर होगा। परमादेश जिसको मैंडोमस कहते हैं, यह कहता है कि परम आदेश यानी सर्वोच्च आदेश, न्यायालय को यह अधिकार है कि आदेश जारी करना। यह सर्वोच्च आदेश, यह सर्वोच्च आदेश जो होता है यह जारी करता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, दोनों कोर्ट में पास हो सकती है, जारी हो सकती है। यह किसी कार्यपालिका अधिकारी पर लागू होता है, कार्यपालिका अधिकारी पर लागू होता है, यानी एग्जीक्यूटिव पर लागू होता है। कार्यपालिका अधिकारी में सिर्फ एक बात याद रखना है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को छोड़ दिया जाए, यह अपवाद में होते हैं। शेष को भी अधिकारी अतिक्रमण करने का कार्य करते हैं।
जनता के अधिकार को कुचलने का काम करते हैं, उस अधिकारी पर भी यह परमादेश रीट दायर होता है। ध्यान रखें, यह कार्यपालिका अधिकारी पर लागू होता है। जब कोई कार्यपालिका अधिकारी किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन करता है, अतिक्रमण करता है, शोषण करता है, निरंकुश बनने की स्थिति में कार्य करता है, ये तमाम हालात में यह रीट दायर होता है। सिवाय राष्ट्रपति और राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होंगे। इसलिए कोई भी अधिकारी यदि नौकरशाही व्यवस्था के भीतर में अपने को निरंकुश बनने का कार्य करते हैं, यह रीट दायर होना भी लाजमी है। दूसरा तरफ देखिए, इसमें फैक्ट्री एक्ट को भी शामिल किया गया है। यदि फैक्ट्री में कोई काम करता मजदूर जख्मी हो जाता है या उसका मृत्यु हो जाता है या अंग भंग हो जाता है, तो फैक्ट्री के ऑनर को मुआवजा देने का अधिकार है, जो कारखाना अधिनियम कहती है मुआवजा देना होगा। यदि फैक्ट्री का ऑनर मुआवजा देने से इनकार करते हैं, ऐसी स्थिति में यह मामला उनके परिजन ला सकते हैं अदालत में। अदालत एक रीट के माध्यम से उसे क्या मुआवजा होनी चाहिए, कितनी धनराशि की सहायता होनी चाहिए, फैक्ट्री के ऑनर को कहा जाता है देना पड़ता है, अन्यथा उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा, फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया जाएगा, जो भी उचित कार्रवाई होगा किया जाएगा। लेकिन जो ऑनर ऐसी चीज से इनकार करते हैं, उनके ऊपर भी यह रीट दायर होना भी लाजमी है। यह परमादेश रीट में कार्यपालिका, और एक दूसरी बात है एग्जीक्यूटिव के बाद ये फैक्ट्री एक्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध यानी सेरिटोरी और प्रोहिबिटेशन, ये दो रीट है। यहाँ देखना है कि दोनों रीट के मामला में कि न्यायालय पर जारी करती है। ये दोनों रीट का एक इन दोनों अलग करके क्या आपको देखें, उत्प्रेषण है कि जब कोई निम्न न्यायालय किसी मामले में जजमेंट देने में लंबा समय लगता है, निष्क्रिय हो जाता है, जजमेंट देने में असमर्थ हो जाता है, किसी भी बात को लंबा समय तक अपने पास में रखता है, तो हाईकोर्ट का अधिकार है इस कोर्ट को पर रीट दायर करके आप उस केस को अपने पास मंगवा लें। क्योंकि निष्क्रियता से न्याय यदि प्रभावित होता है तो न्यायपालिका से और सिस्टम से भी जनता में आक्रोश आना भी लाजमी होता है। इसीलिए आप अपने उस निष्क्रियतापन को दूर करने की दिशा में या हाईकोर्ट या रीट को दायर करके उस मामला को अपने पास मंगवा लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, उत्प्रेषण रीट न्यायालय पर जारी होगा। यह तब जारी होगा जब कोई अधीनस्थ न्यायालय किसी मामले में निष्क्रिय हो जाते हैं, जजमेंट देने में काफी विलंबित कर देते हैं, तो उनको एक्टिव करने के लिए यह रीट दायर होता है और उस हाईकोर्ट पर जब रीट दायर की जाती है तो अविलंब उस मामला को उस हाईकोर्ट में भेजा जाता है, मुजरिम तक को भी भेजा जाता है। यहाँ पर हाईकोर्ट अपना निर्णय देगी। ये उत्प्रेषण रीट है। प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन यह रीट है, इस नाम से ही है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ना जाना। यदि बाहर जाएगा तो उससे क्या होगा, रोका जाएगा। जैसे कार्यालय में लिखा है प्रवेश निषेध, ठीक उसी प्रकार से आपका जो अधिकार है, अधिकार से बाहर मत जाइए। अब ये क्या है, मैंने यहाँ बता दिया कि न्यायालय पर ये दोनों रीट दायर होता है, सेरिटोरी और प्रोहिबिटेशन। तो इस प्रतिषेध रीट भी न्यायालय पर जारी करेंगे। तो यदि कोई न्यायालय अपने अधिकार से बाहर जाने का काम करता है, यह अधिकार यदि कहीं पर बाउंड्री है, सीमा है, सबकी मर्यादा होती है, यदि कोई निम्न न्यायालय इस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का काम करेगा तो हाईकोर्ट का अधिकार है इसे आप रुकेंगे। यह रीट के माध्यम से रोका जाएगा और उस केस को अपने पास लाएगा। जो आपके अधिकार क्षेत्र में वर्णन नहीं है, जिस मामले को देखने का अधिकार आपको नहीं है, उस मामला को भी आप देख रहे हैं, तो रीट दायर होना भी लाजमी है। इसीलिए दो रीट न्यायालय पर जारी करती है और दो ही न्यायालय जारी होता है। तो व्यवहारतः, हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी इसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन व्यवहारतः डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट के नजदीक में हाई कोर्ट होता है। तो दो रीट उत्प्रेषण और प्रतिषेध के मामला में सुप्रीम कोर्ट से अधिक अधिकार का प्रयोग हाई कोर्ट को करना होता है। अधिकारपेक्षा क्यू वारंटो होता है कि यदि यह सभी रीट से अलग स्वरूप वाली रीट होती है, यदि कोई अधिकारी
अनलीगल या व्यक्ति अनलीगल तरीका से किसी पद को धारण कर लेता है, योग्यता नहीं है फिर भी आप पद को धारण कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह अधिकार परीक्षा रिट दायर होगा और जो भी उचित दिशा निर्देश होगा न्यायालय का वो आदेश को जारी करेगा। इसीलिए इसको रिट को पोस्टमार्टम रिट भी कहा जाता है। बीपीएससी ने इस रिट के बारे में पूछा भी है कि पोस्टमार्टम रिट किसे कहा जाता है, तो क्यों वारंट हो यानी अधिकार परीक्षा रिट को कहा जाता है। अब ये अक्सर बात आता रहता है कि जैसे किसी सीनियर को बड़ा अधिकारी बना दी जाती है, जूनियर को बड़ा अधिकारी बना दी जाती है या सीनियर को बैक कर दिया गया, तो यहाँ भी रिट दायर हो सकता है कि सीनियर को ही उस पद पर जाने का पहला अधिकार बनता है। ये बात बहुत सारी संस्था के साथ भी ये लागू होने का कार्य किया है। ये 5 प्रकार के रिट है। शॉर्ट में देखिए, ये व्यक्ति हो गया या कार्यपालिका अधिकारी हो गया, फैक्ट्री का ऑनर हो गया, उत्प्रेषण प्रतिषेध न्यायालय पर जारी करेगा। यह है कि गलत तरीका से कोई पद को धारण कर लिया है कोई व्यक्ति, यह रिट दायर होगा। 2-4 बात याद रखिएगा। अब यदि कोई ज्वलंत उदाहरण के साथ दे देगा इस पर कौन सा रिट दायर होगा, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट इसी पर आप उसको क्लियर कर सकते हैं, क्लियरफाई करेंगे। यहाँ पर न्यायालय निष्क्रिय हो रहा है, तो निष्क्रियतापन को दूर करने के लिए यह उत्प्रेषण रिट दायर हो रहा है। ये अपने अधिकार से बाहर जा रहा है यानी मर्यादा का उल्लंघन न्यायपालिका कर रहा है, तो न्यायपालिका को भी मर्यादा के अधीन रखने के लिए यह रिट दायर हो जाती है। तो शब्दों की जाल में फंसना नहीं है, भाव को समझना है और भाव को यदि आप समझ जाते हैं तो इसका उत्तर मिल जाएगा। और यह अनलीगल तरीका से किसी पद को धारण करता है, इसलिए सभी रिटों से अलग अधिकार परीक्षा रिट है, वारंटो रिट है। और बोलिए इसमें और कोई दिक्कत किसी को है ये बताइए। कोई